Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. Students, आज हमने आपके लिए एक आपके भरपूर इसरार पे वीडियो बनाई है। चूँकि ये वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, साथ में बाकी सब्जेक्ट भी देखने होते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा इंटेलिजेंस के ऊपर है और इंग्लिश के ऊपर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। और इवन देन कि अभी जो कुछ सूरत हाल हमारे सामने आई है, जो कि हमने देखी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी, जिसकी वजह से बच्चे बार-बार फ़ेल हो रहे हैं। तो हमारी फैकल्टी ने माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, अपनी स्टडी करने के बाद और तमाम एक्सपीरियंसेस पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्यूरेट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखें और जो हमारे साइंस के सर हैं इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। और आप उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमसे पूछ सकते हैं अगर आपके कोई सवालात वगैरह हों तो। डियर स्टूडेंट्स, आप ही तमाम लोगों की भरपूर फरमाइश, कमेंट्स और व्हाट्सएप के ऊपर जो आपकी डिमांड्स थी, इंशाल्लाह हमने आपको मद्देनज़र रखे हुए। आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं, आप हमारे व्यूवर्स हैं और हमारे आप सब्सक्राइबर हैं। आपकी रिस्पेक्ट, आपका ख्याल हमारी प्रायोरिटी है। और जो हमारा एक मिशन है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, वो उस मिशन पे इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। और उससे बढ़ के जो हमारा बड़ा मिशन है, टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, हमारे वो तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात जिनके दिल की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने, तो वो ज़रूर शाहीन लीडर्स अकेडमी के चैनल को देखें, क्योंकि उसकी फैकल्टी ने पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में तीनों फोर्सेस के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और टीचिंग, ट्रेनिंग और सिलेक्शन का उनके पास 25 साल से 30 साल का तजर्बा मौजूद है। इंशाल्लाह उसी तजर्बे की रोशनी में, ठीक है जी, इन्हीं प्रोफेशनल लोगों के एक्सपीरियंस की रोशनी में आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। हमारी अकेडमी को ये एज़ाज़ हासिल है, पाकिस्तान की ये वाहिद अकेडमी है जिसमें पाकिस्तान के माया नाज़ जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनमें सर्विस करने के बाद एजुकेशन ब्रांच से हमारे जो प्रोफ़ेसर साहिबान हैं, हमारी जो फैकल्टी के जो ऑनरेबल इंस्ट्रक्टर साहिबान हैं, उन्होंने अपने तमाम एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी शेयर करते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो कि इन प्रोफेशनल्स ने बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज हैं उनका हिस्सा रहे हैं। असल में जो लोग प्रोफेशनल हैं वही बेटा आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं वो आपको सही रास्ता भी नहीं बता सकेंगे। तो लिहाजा हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एजुकेशन लें। हम अब बगैर किसी तमहीद के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ताकि वो जितने भी सीधा-सीधा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में हमारी फैकल्टी साइंस डिपार्टमेंट इंशाल्लाह आपको बहुत एक्सप्लेन करेगी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज़ मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर u इज इक्वल टू 3,7 और v इज इक्वल टू 8,3, तब u प्लस v की कीमत मालूम करेंगे। उर्दू में भी हमने लिखा है, साथ इंग्लिश में भी इस वजह से लिखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अब उर्दू मीडियम के हैं तो कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमारी फैकल्टी ने ये डिसाइड किया है कि हम उन क्वेश्चन को उर्दू में भी लिखेंगे। इंग्लिश में है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू 3,7 एंड v इज़ इक्वल टू 8,3। अब आपको u की भी वैल्यू गिवन है और v की भी वैल्यू गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि u प्लस v की क्या वैल्यू होगी। पहले हमें u और v की अलग-अलग वैल्यू दी है। u की वैल्यू हमारे पास 3,7 है, v की वैल्यू हमारे पास 8,3 है। फिर वो हमें कहते हैं कि u प्लस v की क्या वैल्यू होगी। सो हम क्या करेंगे, सिंपल इन्हें ऐड कर देंगे। अब u 3,7 है, u इज इक्वल टू 3,7। अब ये 3 है ना, बेसिकली ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 7 है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं जो u के कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें मैं x1 और y1 कहता हूँ। जो u के कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास x1 और y1 हो जाएंगे, ये मैंने सपोज किया है। और जो मेरे पास v के कोऑर्डिनेट हैं 8,3, इसे मैं लिखता हूँ, इनमें मैं x2 और y2 लेता हूँ। अब मैंने फाइंड करना है u प्लस वी। सो u प्लस वी मेरे पास किसके इक्वल होगा। u प्लस वी हमेशा x में x ऐड होता है और y में हम y को ऐड करते हैं। सो जब x1 में x2 को ऐड करेंगे ये होगा x1 प्लस x2।
इंटू y1 प्लस y2। अब देखें x1 की वैल्यू आपके पास 3 है और x2 की वैल्यू आपके पास 8 है, तो आप 3 और 8 को ऐड करें तो आपके पास 11 बन जाएगा। y1 की आपके पास वैल्यू 7 है, y2 की आपके पास 3 है, 7 में 3 ऐड करें तो आपके पास 10 बन जाएगा। सो 11 इंटू 10 ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 11,10, ये आपके पास करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है और मैंने इन डिटेल आपको साथ एक्सप्लेन भी किया है और साथ विद रिटन प्रूफ मैंने लिख के दे दिया है। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये हमारे पास तीनों रिमेनिंग रॉन्ग ऑप्शन है। Now let's move toward our question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होते हैं? तो आइए हम आज इसे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें cos स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रखता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं उस फार्मूले से रिप्लेस करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस वाली आइडेंटिटी से मैं इसे रिप्लेस करूँगा माइनस। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा है ना, बेसिकली फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास साइन स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर भी है, सो आपने यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर रखना है, जबकि यहाँ पर cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। सो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो साइन cos स्क्वायर है वो पॉजिटिव में है, इस वजह से जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो माइनस नेगेटिव में चला जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा इधर क्या आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इक्वल होगा 2 cos थीटा, इधर प्लस आता है, 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने cos 2 थीटा का जो फार्मूला पढ़ा होगा उसमें आपने ही पढ़ा होगा कि ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा भी होता है, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 1 है, वो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 1 माइनस 2 साइन थीटा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि साइन का स्क्वायर होना चाहिए था और 2 पॉजिटिव का और 1 नेगेटिव का होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी है cos 2 थीटा, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी ये भी हमारे पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज cos 2 थीटा इज द करेक्ट हियर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, टू ट्रायंगल विल बी कंकरेंट। दो ट्रायंगल कब कंकरेंट हो सकती हैं? इफ देयर ऑपोजिट डैश आर इक्वल, जब उनके मुखालिफ, ऑपोजिट मुखालिफ को कहते हैं जब उनके मुखालिफ कौन सी चीज़ें हैं जो इक्वल होंगी। सो ये आप बात याद रखें, दो ट्रायंगल उसी वक्त ही कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। दो ट्रायंगल उसी वक्त कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं जब ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल हो, ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल इक्वल हो। लेट्स सपोज ये ए ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये दूसरी ट्रायंगल मेरे पास गिवन है डी ई एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, ये बोथ ट्रायंगल उस वक्त आपके पास कंग्रेंट होंगी जब इनकी ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। और उसके बाद जो तीनों एंगल्स हैं, ये अल्फ़ा वाला एंगल, ये बीटा वाला एंगल और ये गैमा वाला एंगल, ये तीनों एंगल जब इन तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे तो तब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्करेंट हो जाएंगी। सो यहाँ से हमें एक कंडीशन पता चली है कि दो ट्रायंगल उस वक्त कन्करेंट होती हैं जब ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड, जब ऑपोजिट एंगल भी और ऑपोजिट साइड भी हमारे पास इक्वल हो। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइड है, साइड के साथ एंगल भी होना चाहिए था।
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एंगल है, एंगल के साथ हमारे पास साइड भी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी है साइड एंड एंगल, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी ऑब्ट्यूस एंगल, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज साइड एंड एंगल इज द करेक्ट हियर। Let's proceed toward our question number 4. Question number 4 है if two side of triangle are equal. If two side of triangle are if two side of triangle are equal then it is dash triangle. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाए या ट्राइंगल की दो या कोई ट्राइंगल अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हमारे पास क्या कहते हैं। तो ये बात याद रखें, जब जिस भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हों तो वो हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये आपके पास कंडीशन है कि वन एंगल आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एक्यूट का एंगल, सॉरी एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल आपके पास वो होती है जिसमें आपके पास जो दो साइड्स हैं वो इक्वल ना हो, जिसमें दो साइड इक्वल ना हो। और आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास दो साइड इक्वल हो। और आइसोकोरिक बेसिकली फिजिक्स की ये टर्म है, ये एक प्रोसेस का होता है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज आइसोसेलेस इज द करेक्ट हियर। Now let's proceed toward our question number 5. Question number 5 है कोसेकेंट थीटा। बेसिकली कोसेकेंट थीटा एक आइडेंटिटी है और ये किसके इक्वल होती है। अब देखें जो कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। आज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सब आइडेंटिटीज क्या होती है। देखें साइन है ना, साइन की को रेशो क्या है कोसेकेंट। ये जो कोसेकेंट थीटा है ना, ये बेसिकली को रेशो है किसकी, साइन थीटा की। वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो कोसेकेंट थीटा को हम इक्वल लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर सब एक दफ़ा ले देता हूँ आइडेंटिटीज और उनकी को रेशो। साइन है, इसकी को रेशो क्या है कोसेकेंट थीटा। कॉस की सीकेंट है और टैन की हमारे पास कॉट थीटा है। अब ये हमारे पास साइन कॉस और टैन की है। अब हम अगर कोसेकेंट की देखें तो कोसेकेंट हमारे पास होगी 1 ओवर साइन के सीकेंट हमारे पास होगी 1 ओवर कॉस के और कॉट हमारे पास होगी 1 ओवर tan थीटा के। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 ओवर साइन थीटा इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है if x is equal to 3 plus square root of 8 then find the value of x plus 1 by x। अब x की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस और आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। अब सिर्फ हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है x की x प्लस 1 ओवर x की जगह पे। सो आप जब x की जगह रिप्लेस करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा प्लस 1 ओवर जो नीचे डिनोमिनेटर में x है 1 ओवर x है नीचे, उधर आप वैल्यू पुट करें तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। एलसीएम आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया है। अब जब आप इस एलसीएम को लेंगे तो आपके पास ये बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1। अब जो 3 प्लस 8 स्क्वायर 3 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप ओपन कर दें तो ये आपके पास a प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन होगा। a प्लस बी स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर, a आपके पास रिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा b a स्क्वायर के पास आता है b स्क्वायर, b आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। सो अब b का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा प्लस 2ab
2a की जगह आप 3 पुट कर दें, b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 8 पुट कर दें, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, प्लस 8 18 हो जाएगा। 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखिए आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास बना है 18 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और डिनोमिनेटर में आपके पास बना है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो जो न्यूमिनेटर में आपके पास 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, इसमें से आप 6 कॉमन ले लें। 6 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आपके पास न्यूमिनेटर में बना है, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बनेगा। सो न्यूमिनेटर में जो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है वो डिनोमिनेटर में जो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है उससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 है, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। मैंने विद एवरी स्टेप आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया है। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन दैट इज 8 15 एंड 4 रॉन्ग हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट हियर। Now let's proceed to our question number 7. Question number 7 है if a is equal to, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास सेट्स क्या सेट्स में आपके पास सेट ए गिवन है 1 2 3 और बी आपके पास 2 4 6 है। उन्होंने हमें दो सेट दे दिए हैं, ए सेट भी गिवन है और बी सेट भी गिवन है, और हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यूनियन, एक होती है इंटरसेक्शन। यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में आप सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं सेट बी के हैं वो आप सारे लिखते हैं विदाउट रेपिटिशन। रेपिटिशन के अलावा जिस तरह आप 2 रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में, ए में भी और बी में भी, सो आप 2 को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, क्यों ना कि सेट्स में रेपिटिशन नहीं होती। ये सेट्स की प्रॉपर्टीज़ है कि सेट्स में रेपिटिशन नहीं होती। और इंटरसेक्शन में क्या, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन हो वो आप लिखते हैं। जैसे इन दोनों सेट्स में ए में और बी में आपके पास 2 कॉमन है, सो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन भी आप लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में उन्होंने आपसे ए यूनियन बी पूछा है तो यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में आप सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं विदाउट रेपिटिशन। मतलब जो 2 सेट्स में रिपीट हो रहे हैं मतलब जो 2 सेट्स में रिपीट होते हैं उन्हें हम नहीं लिखते। अब ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 और बी है 2 4 6। सो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 6। अब 2 तो 2 दफ़ा आया था, लेकिन मैंने आपको क्या, सेट पे रिपीटिशन नहीं होती, इस वजह से हमने 2 को एक ही दफ़ा लिखा है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 इज द करेक्ट है। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस 5 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डैश डिग्री। बेसिकली पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पोलिनोमियल की इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्या है कि जो 5x स्क्वायर प्लस 5 है ये एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, डिग्री बेसिकली पावर होती है। डिग्री बेसिकली हमारे पास जो एक्स और वाई की पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, या हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन हमारे पास डिग्री होती है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस 5 ये हमारे पास पोलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री अदर वर्ड इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखें 5x स्क्वायर प्लस 5 है। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, ये 5 के साथ ना बेसिकली लिखा तो नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है कि इसके साथ ना x पावर 0 होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। आगे जाके एक क्वेश्चन में ये बात आएगी, मैं उधर डिटेल में आपको समझा दूंगा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो आपके पास 1 होती है। अब यहाँ पर 5 के साथ x का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 के साथ x पावर 0 है, तो ग्रेटर पावर कौन सी है, 2। और सो पोलिनोमियल ये कौन सा हो गया, सो 5x स्क्वायर प्लस 5 इज द पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 3 है, ऑप्शन नंबर सी 4 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2 इज द करेक्ट हियर। Let's proceed toward our question number 9. Question number 9 है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो प्रोसीजर हैं, और वो दो कौन कौन से मेथड या प्रोसीजर हैं कि सबसे पहले आप इस cos को ना इसकी को रेशो में चेंज कर दें। सबसे पहले आप इस cos को इसकी को रेशो में चेंज कर दें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल मेथड है, वो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
सो सिंपल सा हम ये करते हैं इस क्वेश्चन में कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होप सो आप सबको आता होगा व्यूवर्स को। सो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ये आपने इस बात से नहीं घबराना कि भाई 90 और थीटा तो क्या हो गया, जहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है वहाँ पर अल्फ़ा की जगह 90 पुट कर देंगे, बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सॉरी इधर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। कॉस 90 डिग्री तो अल्फ़ा की जगह आप 90 पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह आप 90 पुट कर दें, बीटा की जगह आप थीटा पुट कर दें, प्लस साइन 90 और साइन ऑफ बीटा। अब देखिए आपके पास cos 90 है, cos 90 आपके पास किसके इक्वल होता है, cos 90 आपके पास बेसिकली ज़ीरो के इक्वल होता है, cos 90 आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। सो आप cos 90 की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो cos थीटा, ज़ीरो और cos थीटा आ जाएगा, प्लस साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होती है, साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, इधर थीटा cos 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है और जो ये साइन थीटा एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। अब देखें जब जीरो को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा रह जाएगा। ऑप्शन की तरफ मूव करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास cos थीटा, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास tan थीटा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी साइन थीटा, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी cos थीटा, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो व्यूवर्स मैंने आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड विद रिटर्न प्रूफ ये क्वेश्चन समझा दिया है। इसी जगह अगर साइन में साइन 90 माइनस थीटा आ जाए, tan 90 माइनस थीटा आ जाए तो आपने सिंपल सा जो फार्मूले होंगे वो पुट करके आप लोग अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। So option number C, that is sin theta, is the correct here. Now let's proceed toward our question number 10. Question number 10 ये है when both side of an inequality, when both sides of an inequality is multiplied by y minus 1 then it's changed from greater than to dash। अब देखें कोई भी आपके पास inequality given है, inequality given है, जैसे मैं सपोज लेता हूँ a लेस देन b, लेट्स सपोज मैंने ये inequality ली है। when both side of an inequality is multiplied by minus 1, मैं लिखता हूँ a लेस देन b एंड b लेस देन c, a लेस देन b एंड b लेस देन c, ये मैंने जनरल सी स्टेटमेंट ली है। उसने लिखा वन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। अब मैं इन दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस सी हो जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस ए ग्रेटर देन बी विच इज़ ग्रेटर देन माइनस सी। अब देखें पहले ग्रेटर था, ग्रेटर से हमारे पास ये क्या हो गया, कम हो गया। पहले में आपके पास आपने देखा था जो बी बड़ा था, ए आपके पास था वो लेस देन बी था और बी आपके पास लेस देन सी है। अब ए ग्रेटर देन हो गया है बी से और बी ग्रेटर देन हो गया है सी से। तो इससे एक बात पता चली कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वालिटी होती है वो चेंज होती है ग्रेटर से लेस की तरफ। सो ऑप्शन अपनी तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लेस देन, ये हमारे पास रॉन्ग, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेटर देन, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इक्वल, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी डिफर, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज लेस देन इज द करेक्ट हियर। Let's move toward our question number 11. Question number 11 ये है which one is singular or invertible which one is singular or invertible matrix in the following। अब सिंगुलर मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स जब हम प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल
या प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें और माइनस करें और तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए। जब भी जो मैट्रिक्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं तो जब हम प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें और सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें और माइनस करने से आंसर 0 आ जाए, सो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। हम मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास रो में देखा जाए तो 3 9 और 2 6 है। ये प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज है 3 इंटू 6, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल की भी है 9 इंटू 2, इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 माइनस 18 हमारे पास 0 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3 9 2 6 इज द करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी सी डी को भी फर्दर देख लेते हैं। बी में आप प्राइमरी डायगोनल की एंट्री देखिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। 27 में से आप माइनस करेंगे सेकेंडरी डायगोनल 9 5 45 45, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 6 प्रिंसिपल डायगोनल में या प्राइमरी डायगोनल में 9 और 6 हैं। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 54 हो जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल में आपके पास 7 और 3 है, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। इन्हें माइनस करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हमारे पास प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज हैं 5 7, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 30 हो जाएगा। सॉरी 7 5 35 होता है। माइनस सेकेंडरी डायगोनल में आपके पास क्या है, सेकेंडरी डायगोनल में आपके पास 4 और 4 है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 16 हो जाएगा। 35 में से 16 माइनस करें तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3 9 2 6 इज द करेक्ट हियर। क्यों ना कि प्रिंसिपल डायगोनल की जब आपने एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18 बन गया, और उसमें से जब आपने सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री जो आपके पास 9 और 2 है उन्हें मल्टीप्लाई किया तो वो 18 बना। जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपके पास 0 आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3 9 2 6 इज द करेक्ट here. Now let's proceed toward our question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डैश रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास कितने रूट होते हैं? सो आप ये बात नोट डाउन करें, और ये बात आपके फर्स्ट ईयर के जो 10th से भी गिवन है, और फर्स्ट ईयर में डिटेल से गिवन है। चैप्टर नंबर 1 पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सम ऑफ द रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट होते हैं, एक को हम कहते हैं सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट, और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट आपके पास होते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास इक्वल होते हैं -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास होते हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसके इक्वल होते हैं? c/a। सो देखिए क्लास, मैंने इस क्वेश्चन में आपको डिटेल से बता दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके दो रूट्स होते हैं, और वो कौन से रूट्स होते हैं? एक को हम कहते हैं सम ऑफ द रूट, दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो आपके पास इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास अल्फ़ा बीटा होता है, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है c/a। सो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर A1 ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर B2 ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर C3 और D4 है, ये भी रिमेनिंग बोथ ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। सो इन सब में से ऑप्शन नंबर B दैट इज 2 इज द करेक्ट हियर। Now let's proceed toward our question number 13. Question number 13 हमारे पास ये है, if V is equal to U plus AT, if V is equal to U plus AT देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अभी उन्होंने आपको दे दी है कि जो ये बी है ये किसके इक्वल है? u प्लस ए टी की, और इसमें से हमने सिर्फ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर जो टी है ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू टी की कैलकुलेट करनी है। सो आपके पास देखें ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर u प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। v माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए टी के इक्वल हो जाएगा। अब हमसे टी की वैल्यू पूछी गई है। सो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो टी किसके इक्वल होगा? टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास
ए टी इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है ए टी इज इक्वल टू यू माइनस वी, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज टी इज इक्वल टू यू माइनस वी डिवाइडेड बाई ए इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed to what our question number 14. Question number 14 हमारे पास ये है if y directly proportional to x, if y directly proportional to x and x is equal to 9, y is equal to 6, then find the value of k। अब देखिए हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। पहले तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे। जब और वो कांस्टेंट हमारे पास k है, क्यों ना कि क्वेश्चन में हमारे पास उसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू आपके पास k x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास k किसके इक्वल होगा, k इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है। सो सॉरी 3 के टेबल से इन्हें आपस कैंसिल करते हैं, तो 3 2 ज़र 6 हो जाएगा और 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास k है, k हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/3 के, k इक्वल टू 2/3। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 1/4, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बी है 3/4, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है 2/3, ये हमारे पास करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी 5/6, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2/3 इज द करेक्ट हेयर। नो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये है, एक मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है और आपके पास गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू, जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज हमारे पास 5 और 8 है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्री आपके पास 6 और 7 है। देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस क्वेश्चन में उन्होंने मैट्रिक्स हमें देंगे, डिटर्मिनेंट उसका पूछा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। डिटर्मिनेंट में आप एक बात याद रखें कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई के, इन दोनों को भी जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि डिटर्मिनेंट निकालने का यही तरीका है कि जो प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइमरी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनमें से आप माइनस कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को। अब प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज आपके पास 5 और 8 हैं, जब आप इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 हो जाएगा। प्राइमरी डायगोनल की एंट्री हमारे पास 40 आ गया, इसमें से माइनस क्या करना है, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री। सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री हमारे पास 6 और 7 है, 6 और 7 हमारे पास 42 हो जाएगा। 40 में से जब 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 बचे रिमेनिंग रह जाएंगे। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए -2 है, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है, और विद रिटर्न प्रूफ। विद रिटर्न प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने ये बात विद रिटर्न प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने से सॉल्व भी किया है। ऑप्शन नंबर बी -4 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, C2 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, D8 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज -2 इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed to what our question number 16. Question number 16 ये है, if AB is equal to CD, if A by B is equal to CD, then A plus B divided by A minus B is equal to C plus D divided by C minus D is dash property। अब देखिए बेसिकली ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हम क्या कहते हैं उसे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ रहता है। न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर होता है वो सेम रहता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये कहते हैं ये कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो दोनों साइड पर, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास सेम रहेगा, न्यूमरेटर में भी वही होगा और डिनोमिनेटर में भी वही होगा। जबकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चीज़ है वो हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगी और डिनोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगी। जैसे आप देखें A/B इज इक्वल टू C/D है। अब न्यूमरेटर में आपके पास A/B है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपके पास C/D है। सो न्यूमरेटर में जब आप नीचे वाला न्यूमरेटर आप देख लें दोनों में सेम रहा है, A ऊपर भी है नीचे भी है और राइट हैंड साइड पे C ऊपर भी है C नीचे भी है, मतलब न्यूमरेटर सेम है।
जबकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमिनेटर में ऐड होंगे, जो आपके पास a प्लस बी है और नीचे वो माइनस हो गया a माइनस बी है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात है। अब राइट हैंड साइड पे आप देखें, न्यूमिनेटर में जो c है वो सेम रहा है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, लेकिन जो डिनोमिनेटर का d है वो ऊपर जाके प्लस हो गया है और नीचे माइनस हो गया है। तो ऐसा थ्योरम, तो इस पूरे थ्योरम को हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम आपके पास है 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है, पंजाब बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की बेसिकली एक ही बुक है। तो उसमें ये कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो का अलहदा, डिविडेंडो का इंटरनेंडो, ये हमारे पास सब थ्योरम उस बुक में गिवन है। तो प्लीज़ लाजमी उस बुक को कंसर्न कीजिए और ये तमाम के तमाम जितने भी हैं कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इंटरमेंडो, ये सब थ्योरम्स आप वहाँ से लाजमी गो थ्रू हैं। So option number B, that is componendo and dividendo, the correct here। remaining option invertible, isosceles, additive, ये हमारे पास wrong option है। Let's move toward our question number 17। Question number 17 ये है, if 0.00054 coulomb charge is in the circuit, if 0.00054 coulomb charge is in the circuit, फाइंड इट्स साइंटिफिक नोटेशन। अभी उन्होंने हमें दे दिया कि 0.00054 कूलम सर्किट कूलम चार्ज है, 0.00054 कूलम चार्ज है किसी भी सर्किट में। तो उन्होंने हमें क्या है कि इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में बताएं। अब साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसे हम पॉइंट को हम 1 डेसिमल अब मूव करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। उसमें जो पॉइंट होता है साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमारे पास पॉइंट होता है उसे हम, या डेसिमल होता है उसे हम मूव करते हैं अप टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है और सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है। अब पॉइंट हमारे पास 0 के बाद लगा हुआ है, तो इसे हम कितने स्टेप मूव करेंगे। देखें, यहाँ से हमने मूव किया तो ए स्टेप, यहाँ से 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ 3 स्टेप और यहाँ से यहाँ 4 स्टेप। फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास 5 है, सेकंड नॉन ज़ीरो हमारे पास 4 है और हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। साइंटिफिक नोटेशन वो होती है अनोटेशन इन विच, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है, अनोटेशन इन विच नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम, scientific notation, annotation in which number is expressed as some power of 10 between 1 and 10। scientific notation क्या है, annotation in which a number is expressed as some power of 10 between 1 and 10। अब देखें, हमने इसे पावर में लिखना है, तो पॉइंट हमारे पास इधर था। सो ये कितने स्टेप मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया ए स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप, यहाँ पर 3 और फर्स्ट नॉन ज़ीरो 5 है उसके बाद आए तो वहाँ पर 4 स्टेप मूव किया है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे, 5.4 इंटू 10 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 4। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 4। ऑप्शन की तरह मूव करते हैं। ऑप्शन ए है 5.4 इंटू 10 पावर 4। 5.4 ठीक है, लेकिन 10 पावर 4 की जगह माइनस 4 आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। आगे 5.4 ये करेक्ट है, लेकिन 10 पावर 5 ये हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी है 54 इंटू 10 पावर माइनस 4। 54 गलत है, क्यों ना कि 5.4 आना चाहिए था, ये पावर इसमें ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज द करेक्ट हेयर। Now let's proceed to but our question number 18। Question number 18 है, if log m to the power n, if log m to the power n, then बेसिकली ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ है और इसे हम कहते हैं पावर लॉग। तो लॉ की प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी लॉ की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी शुरू में आ जाती है। ये लॉ की प्रॉपर्टी है, ये आपके पास लॉग, ये लॉ की तीसरी प्रॉपर्टी है, लॉग m और n है। ये लॉ की प्रॉपर्टी होगी कि ये जो n है ये यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, मेन पावर पहले आ जाती है, तो हमारे पास हो जाएगा n log ऑफ m। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, लेट्स सपोज log 2 टू द पावर 3 है। अब देखिए ये पावर शुरू में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ये शुरू में आएगी तो हमारे पास होगा 3 log 2।
देखिए पावर, ये लॉ की प्रॉपर्टी, ये लॉ की प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। सो ऑप्शन ऑप्शन तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास n log m। ऑप्शन नंबर ए में हमें इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। सो हम रिमेनिंग ऑल ऑप्शन को डिलीट कर देंगे और ऑप्शन नंबर ए दैट इज n log m इज द करेक्ट हेयर। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉ की, ये आपके पास 10th क्लास की जो बुक है उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 3 के 10th क्लास की जो आपके पास बुक है मैथ की, उसमें चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में ही आपके पास सारी लॉ की प्रॉपर्टीज़ गिवन है। तो लाजमी वहाँ से इन सब प्रॉपर्टीज़ को कंसर्न करें और होप्स है इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर होप्स हो एक लेक्चर के अंदर मैं आपको ये लॉ की सारी प्रॉपर्टीज़ समझा दूंगा। और ये मैट्रिक्स की जितनी भी हैं ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तमाम मैट्रिक्स और तमाम लॉ की प्रॉपर्टी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत वेरी सून एज पॉसिबल आपको मैं समझा दूंगा। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 8463। log 8463 का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फाइंड करेंगे कि बेसिकली ना इसमें हमने पॉइंट को प्लेस करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पॉइंट को प्लेस करना होता है। अब बेसिक अब पे जो पॉइंट है ना वो डेसिमल है, वो हमारे पास इधर है, इस पॉइंट पर है। अब यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ मूव करेगा 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 3 स्टेप आ जाएगा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा 8.463 और कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास डेसिमल है यानी कि जो हमारे पास डेसिमल है वो हमारे पास 3 स्टेप मूव किया है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। तो एक लॉ का 8463 का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3 इज द करेक्ट हियर, क्यों ना कि हमने इसे राइट हैंड साइड से प्रोसीड किया है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते तब हमारे पास -3 आता। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 3 ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 ये भी रॉन्ग ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी -3 ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3 इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड। अगर दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री है तो वो एंगल हमारे पास क्या होंगे। तो ये बात याद रखें, जब आपके पास टू एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और जब टू एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री का हो जाए तो वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मैंने क्या किया कि जब टू एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री होते हैं। और टू एंगल का जब आपके पास सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो अब वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। आगे हमारे पास आते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस वो होता है एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल वो आपके पास एंगल होते हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री होते हैं या लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कम्प्लीमेंट्री इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये है ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू, ये पीछे मैंने आपको पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन में 5x² + 5 इज द पोलिनोमियल ऑफ विद डिग्री, उस मैंने आपको कहा था कि जो दूसरा 5 है, एक तो x² के साथ था, दूसरे 5 के साथ बेसिकली x⁻0 थी। लेकिन क्यों ना कि x⁻0 होती है, x⁻0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है, इस तरह से हम उसे साथ लिखते नहीं हैं। सो आप ये बात याद रख लें, किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। अब ये हमारे पास a पावर 0 है, a पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होगी, a पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाए। यहाँ पर मेरे पास x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, e आ जाए, कुछ भी आ जाए, अप टू कुछ भी आ जाए, x की पावर 0 आ जाए, y की पावर 0 आ जाए, z की पावर 0 आ जाए, e पावर 0 आ जाए या कुछ भी आ जाए, किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास 1 की इक्वल होती है।
अतः कि अगर मेरे पास 1 की पावर 0 आ जाए, 1000 की पावर 0 आ जाए, या 1000 की पावर 0 आ जाए, या 1 लाख की पावर मेरे पास 0 आ जाए। 1 लाख की पावर भी आपके पास 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। सो एक बात आप, सो ये एक गोल्डन सेंटेंस है, इसे आप अपने पास रख लें। ए पावर 0, द पावर ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसमें आप एक गोल्डन सेंटेंस याद रख लें। उर्दू में मैं बोल देता हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल है 1 के। किसी भी चीज़ की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल है 1 के। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 0, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 5, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास 1, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है किसे? न्यूमरेटर में आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स प्लस वाई गिवन है। न्यूमरेटर में आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स प्लस वाई गिवन है। सो हमने इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम बेसिकली जो न्यूमरेटर में आपके पास एक फार्मूला गिवन है, वो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हम एक हमारे पास यहाँ पर एक्स है, ए हमारे पास यहाँ पर x है, और b हमारे पास y है। सो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बेसिकली हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी, ए आपके पास यहाँ पर एक्स है, ए की जगह आपने एक्स पुट कर दिया, बी की जगह हमारे पास वाई आ जाएगा। ए का स्क्वायर, ए हमारे पास एक्स है तो एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए एक्स है, बी वाई है, तो ए बी की जगह हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा, और बी हमारे पास वाई है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम किस से डिवाइड करेंगे? एक्स प्लस वाई से। हम किससे डिवाइड करेंगे? एक्स प्लस वाई से, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है। सो जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्स प्लस वाई है, ये डिनोमिनेटर में जो गिवन है एक्स प्लस वाई, उससे कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। ऑप्शन की तरफ मूव करें। ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x, ये हमारे पास रॉन्ग है, क्यों ना कि 2x तो किधर भी नहीं आया, हमारे पास एक्स वाई आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्यों ना कि ना उसमें एक्स का स्क्वायर है, ना वाई का स्क्वायर है, ना उसमें हमारे पास 2 आता है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इज द करेक्ट हियर। और विद रिटन प्रूफ मैंने आपको क्वेश्चन सारा सॉल्व करके दे दिया है। सो विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एस वाई, इज द करेक्ट हियर। लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल? व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल? बेसिकली मैं इधर ये एक रेक्टेंगल बनाई है, ये रेक्टेंगल बनाई है। अब रेक्टेंगल में जो चारों एंगल होते, अब रेक्टेंगल के हमारे पास 4 साइड होती हैं। स्क्वायर में जो हमारे पास ऑपोजिट साइड हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो हमारे पास ऑपोजिट साइड और एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल? व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल? अब बेसिकली इस साइड पे जो एंगल बन रहा है ये भी आपके पास 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। वेरी सॉरी क्लास, इस क्वेश्चन में हमसे एक टेक्निकल मिस्टेक ये हो गया, या विद जब हम क्वेश्चन को लिख रहे थे ये मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर साइड्स की जगह हमारे पास एंगल आता है, यहाँ पर साइड्स की जगह हमारे पास, वेरी सॉरी फॉर दिस, हमारे पास साइड्स की जगह एंगल आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ
एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हमने बताना है। अब रेक्टेंगल की 4 साइड हैं तो इसके 4 एंगल होंगे। ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी 90 का है। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे, जब हम इन चारों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास किसके 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। सो जो हमारे पास 360 आंसर आ गया। इससे हमें ये बात पता चली कि जो सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, इससे हमें ये बात पता चली कि जो हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, वो हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इक्वल होता है 360 डिग्री के। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 360 डिग्री इज द करेक्ट हियर। Now let's move toward our question number 24. Question number 24 ये है what is the characteristics of 471.51। हम इस क्वेश्चन में हमें characteristics बताना है किसका 471.51 का। अब बेसिकली देखिए, मैंने आपको पीछे यही कहा था कि characteristic में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है इससे फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से जब पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा 1 स्टेप और यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 2 स्टेप हो जाएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास -3 है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 4 है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास -4 है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी 2 है, क्यों नहीं कि मैंने भी रिटर्न प्रूफ आपको बताया है कि करेक्टरिस्टिक्स में हमको जो डेसिमल होता है उसे फर्स्ट डिजिट के बाद तक मूव करते हैं। सो यहाँ पर जब हमने डेसिमल को मूव किया तो हमने डेसिमल को बेसिकली 2 स्टेप मूव किया, तो 4.7151। सो जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गए इसका वो हमारे पास 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2 इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है 4x² माइनस 3x प्लस 4 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब इसमें बेसिकली हम डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है ना, किसी भी इक्वेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। अब देखें, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है, और फिर यहाँ पर वही x पावर 0 वाला कंसेप्ट आता है कि यहाँ पर x पावर 0 है। यहाँ पे आपके पास पावर 2 है, फिर कम होके 1, फिर उससे कम होके 0 पर आ गया है। सो सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास, हाईएस्ट पावर या डिग्री आपके पास कितनी है, 2 है। सो डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारे पास डिग्री होती है उसकी, या उसकी पावर होती है, या उस पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या डिग्री होती है। लेकिन इसमें हमसे सिर्फ डिग्री का पूछा गया है। सो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपके पास 2 है। डिग्री आपके पास हाईएस्ट पावर होती है एक्स वाई या किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 4, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 3, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 2, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फर्स्ट, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेकंड इज द करेक्ट हियर। इन द लास्ट क्लास आपको मैं कुछ बातें रिकमेंड करूंगा जो आप लोगों ने लाजमी गो थ्रू होना है। जैसे हमारे पास ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि लॉ क्या होता है, लॉ की प्रॉपर्टीज़, लॉ लॉ की प्रॉपर्टीज़ आपने सारी याद करनी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो, लॉ में जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब उन्हें हम कैसे लिखते हैं, दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, पावर वाले हो या कुछ और हो, तो ये आपके पास आप 10th क्लास की बुक देखेंगे, 10th क्लास की बुक में जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में आपके पास सारी लॉ की प्रॉपर्टीज गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आती है ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन है। मैट्रिक्स से आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अभी आपको अच्छे तरीके से एवरी चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए। फिर बीच में हमारे पास और लॉग में आपको कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट भी आएगा और मेंटीसा का कंसेप्ट भी, वो आप लाजमी वहाँ से गो थ्रू हुएगा। और फिर आपके पास ये मैंने आपको बीच में आइडेंटिटीज़ का कुछ बताया है कि साइन थीटा किस इक्वल होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा,
ये बेसिकली आपके पास सारी आइडेंटिटीज़ हैं। ये आइडेंटिटीज़ आपको आपके फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्यों ना कि अगर पेपर में अभी तो कोसेकन थीटा हमारे पास पूछा गया था, अगर आपके पास पेपर में आ जाए कोसेकन थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो उसमें आपको तो ये क्वेश्चन उसी बच्चे के लिए आसान होगा जिससे ये आइडेंटिटीज फिंगर टिप्स पे याद होंगी। तो टोटल ये 6 आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको वहाँ पर नीचे लिख के दी थी। तो प्लीज़ लाजमी इनको याद कीजिएगा। उसके अलावा जो बीच में आपके पास ये सप्लीमेंट्री एंगल आए हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल आए हैं। कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 90 हो जाए वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब आपके पास दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं और लेस देन 180 डिग्री होते हैं। एक्यूट एंगल वो आपके पास होते हैं जो ग्रेटर देन 0 होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके पास, जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्यों ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपसे किसी भी टेस्ट में या किसी भी इंटरव्यू में फर्दर पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ लाजमी इन चीज़ों से गो थ्रू होएगा। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था आज का लेसन मैथमेटिक्स का, जो कि बहुत डिटेल में हमारी फैकल्टी ने माशाल्लाह आपके लिए ये प्रेजेंट की है। और उम्मीद है कि इस मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस इस टेस्ट के अंदर आपको रिपीट किए हैं, इनके साथ इनके सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल बड़ी डिटेल में बता दी हैं। वीडियो को गौर से सुने। और मैं हमेशा अपने अजीज़ तलबा व तालिबात से यही कहता हूँ कि बेटा जब आप ये क्लास अटेंड करें, वीडियो लेक्चर लें, तो अपने साथ रजिस्टर, नोटबुक, पेन ज़रूर रखें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने पास नोट करते जाएं। और जो आपको फैकल्टी ने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे तरीके से, ताकि आप उनको नोट डाउन कर लें। और चीज़ें याद रखें कि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, इतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये जो पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला है ये जारी रहेगा। हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी ने ये बिल्कुल तैयार कर रखा है कि आप लोगों को डोर स्टेप पे ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। और इंशाल्लाह हमारी एफ़र्ट्स जारी हैं, डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं और साथ साथ अपलोड भी हो रहे हैं। चूँकि इस एक वीडियो के पीछे काफ़ी सारी एफ़र्ट्स दरकार होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं, तब जाके सारा सिस्टम मिलकर एक फिर वीडियो तैयार होती है और फिर वो हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर देते हैं। तो हमारे जितने न्यू व्यूवर्स हैं शाहीन लीडर्स एकेडमी के, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखें, हम भी इंसान हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ हम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या समझते हैं कि इसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई है, तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कोई इस तरह की मिस्टेक हाईलाइट करते हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि होगी नहीं, अगर कोई अनइंटेंशनली कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो कोई चीज़ हमसे मिस हो जाती है, तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करें। हम इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में भी या उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और आने वाली जो दूसरी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई मिस्टेक या कोई इस तरह की कमी बेशी उनमें न रहे। तो जनाब, एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम व्यूवर्स से कि वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकेगा। तो लिहाजा आजकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करने के लिए, उनके इनिशियल चल रहे हैं और कुछ लोगों की ISSB का प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोगों के एयरमैन के टेस्ट चल रहे हैं और कुछ हमारी जो बच्चियाँ हैं एयर वोमन के लिए वो अपीयर हो रही हैं। चूँकि मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मैथमेटिक्स के अलावा जो उनकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाई हैं और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमने उनको तरतीब दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कामयाब हों। और अल्टीमेटली आपकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। हमारे तमाम व्यूअर्स और हमारे तमाम सब्सक्राइबर हमारे लिए काबिल-ए-कदर एहतराम हैं और हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूँगा तमाम अपने व्यूअर्स से और अपने सब्सक्राइबर्स से कि वो हमारे इस चैनल को, इसके लिंक को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये इल्म की शम्मा नहीं पहुंच रही है उन तक भी इस शम्मा का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसके बाद हम अगली वीडियो की तैयारी में हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपसे मुलाकात होगी। थोड़े वक्फे के बाद इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मिलते हैं। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और मेहनत के बगैर देखें जी, कोई भी काम इस दुनिया का होना
बिल्कुल भी नामुमकिन है। आपको मेहनत करनी होगी तो तब जाके कोई जो एक मुश्किल और नामुमकिन काम है वो आपके लिए आसान भी हो जाएगा और मुमकिन भी हो जाएगा। लिहाज़ा अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, किसी चैप्टर को मिस न करें। हर किस्म की वीडियोज़ के अंदर हमने जो कंसर्न्ड चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। फिर भी ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आपके जो कोर्स ऑफ स्टडीज़ है, उसको ज़रूर आप देखें, अपने सिलेबस को, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयार होके जाएँ। इन्हीं चीज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं दैट वी ग्रूम द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।